चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर हमने डिटर्मिनेंट्स का कुछ बेसिक देख लिया था कि डिटर्मिनेंट्स को हम ओपन कैसे करते हैं। ओपन करना हमने सीख लिया था, 2x2 का भी सीख लिया था, 3x3 का भी सीख लिया था। 3x3 में मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा भी सिखाया था कि हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या किसी भी कॉलम से हम क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। एक्सपेंशन का मतलब होता है भाई किसी भी रो से हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। आई होप आप सभी ने निकाला होगा घर पे, तो किसी ने रो 1 या रो 2 या रो 3 से निकाला होगा तो उनका एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा होगा। ठीक है, अगर उन्होंने प्रॉपर साइन लिए होंगे तो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज लगती है और ये हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी क्यों है। कि डिटर्मिनेंट तो सर हमें निकालना आ गया है, तो फिर हम प्रॉपर्टीज का क्या करेंगे। अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं विच इज डायरेक्टली अगर हम उनको एक्सपैंड करने जाए, डायरेक्टली अगर हम एक्सपैंड करें तो बहुत बहुत लेंथी आंसर आएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टीज को लगाकर उसको शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट करने से क्या होगा सर, शॉर्ट करने से हमें ये होगा कि जो उसका आंसर आएगा वो बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा, या फिर हम डायरेक्टली भी उसको देखकर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अब वो डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं, हम कुछ प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। चलिए लिखिए मेरे साथ साथ, प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटरमिनेंट। थोड़ा गैप दे देना, हमारे सिलेबस में 6 या 7 प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपको 12-13 प्रॉपर्टीज लिखवाऊंगा। कईयों के दिमाग में ये बात आती है सर एनसीईआरटी में नहीं लिखी हुई तो ये क्या बोर्ड में नहीं पूछेंगे। पूछ सकते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में यूज हो रही है, तो यानी वो प्रॉपर्टी भी हमारे सिलेबस में। ठीक है ना, तो कुछ रिजल्ट भी हमने एक प्रॉपर्टी के अंदर चेंज कर दिए, कुछ रिजल्ट्स भी। तो वो रिजल्ट्स क्या है, क्या प्रॉपर्टीज है, वो हम देखते हैं। तो थोड़ा सा गैप दे दीजिए, ठीक है, फिर लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटरमिनेंट, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑलरेडी आपको पहले से ही पता है। अगर हमारे पास ए डिटरमिनेंट 0 होता है तो हम उसको किसी नाम से पुकारते हैं, क्या पुकारते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। चलिए फर्स्ट लिख लीजिए पहले, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी, इधर देखिए सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है। बहुत ही अब 3-4 प्रॉपर्टीज बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगी, ध्यान से सुनिए, पिन डाउन रखना। अगर हमारे पास कोई 2 रो या फिर कोई 2 कॉलम, एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स अगर बिल्कुल आइडेंटिकल इक्वल हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो उनका डिटरमिनेंट डायरेक्टली 0 होता है। ठीक है, लिखना मत, इधर देखिए, इफ any two rows or columns are identical, same, then A determinant equal to 0। इसका मतलब क्या, एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं यहां पर। मेरे पास ये दे रखा है, मैं डायरेक्टली आप घर पे बैठ के निकाल भी लेगा, इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। क्यों आएगा, ए बी सी, और अगर मैं नीचे देखूं एग्जैक्टली ए बी सी लिखा हुआ है, यानी रो 1 और रो 3 एग्जैक्टली सेम है। तो अगर एग्जैक्टली सेम, कोई भी दो एग्जैक्टली सेम आ जाती है तो डिटरमिनेंट बिल्कुल सेम।
तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि दैट विल बी आइडेंटिकल सेम। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं, इसको डायरेक्टली लिख सकता हूं कि यहां पर जो इसका ए डिटरमिनेंट आएगा वो 0 है। प्लीज अभी लिखना मत, ठीक है। ब्रैकेट में लिख भी रहा हूं कि जो रो 1 है और वो रो 3 है वो इक्वल है, बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल है। तो सर ये सिर्फ इक्वल के लिए प्रॉपर्टी चलती है? नहीं, एक और के लिए भी चलती है। अगर यहां पर प्रोपोर्शनल भी आ जाए, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है वो अभी आपको समझाता हूं। थर्ड, इफ एनी टू रोज और columns are proportional, then A determinant equal to 0। ठीक है, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है अभी बता। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, अच्छा फर्स्ट और थर्ड रो को देखो, फर्स्ट और थर्ड रो को क्या उनका रेशियो सेम आ रहा है सबका? 1/4, 1:4। 1/4। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है रेशियो लेना, यानी आप ये भी सोच सकते हो कि कोई भी एनी रो किसी के इतने टाइम्स हो, टाइम्स का मतलब वही उतने गुना। तो अगर मैं बोल सकता हूं कि जो मेरे पास R3 है ना वो 4 गुना है R1 के, तुम ये भी सोच सकते हो। तो प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो ले सकते हो, अगर रेशियो भी सेम आ रहा है तो भी डिटरमिनेंट 0। ठीक है, अब ये वाली प्रॉपर्टी को मैं आगे चल के भी कनेक्ट करूंगा, आगे चल के आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं सीधा लिख सकता हूं A डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिख लेना R1 इज प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, लिखिए फटाफट। ऊपर से रब करना, ठीक है। आप इसका एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, सेकंड एग्जांपल। बताइए अभी भी डिटरमिनेंट 0 होगा? बताइए। यस यस सर। सर। क्योंकि अगर अच्छा ये हर बार ये नहीं कि मैं R1 और R3 के बीच में हमेशा रेशियो ले रहा हूं, तो आप हमेशा उसी के बारे में सोचते हो। कोई भी दो रो और कोई भी दो कॉलम हो सकते हैं, कोई भी, ठीक है ना। तो अभी भी मेरे पास क्या होगा, दैट इज डिटरमिनेंट। ठीक है, एक मैंने जान के आपको नंबर में दिखा दिए और एक मैंने आपको वेरिएबल में दिखा दिया कि आपको टेंशन ना लगे। ठीक है, चलो फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ एनी रो, ठीक है, एनी रो, अब मैंने कोई टू नहीं लिखा है, इफ एनी रो और कॉलम इज टोटली 0, ठीक है, टोटली 0 यानी पूरा ही 0 आ जाए,
देन ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो मेरी पूरी R2 0 है, R2, और यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरी C3 0 है बिल्कुल। ठीक है ना, तो सीधा मैं लिख सकता हूं दैट इज ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है ना, कोई भी एक रो या फिर एक कॉलम बिल्कुल 0 हो जाए तो डायरेक्टली लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0। तो अभी हमने तीन प्रॉपर्टी देखी, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम थी। इक्वल हो जाए तो, अगर प्रोपोर्शनल हो जाए तो, अगर एक पूरी 0 हो जाए तो सबका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलो उतार लो पहले आप आराम से। किसी भी प्रॉपर्टी में कोई भी डाउट लग रहा हो प्लीज अभी पूछ लेना। जब हम क्वेश्चंस में करेंगे तो हम यही प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे सारी के सारी, और जितनी भी कॉम्पिटिटिव में प्रॉपर्टीज है मैं सारी लिखवा के चलूंगा आपको, एक भी नहीं छोड़ूंगा। तो प्लीज प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना, और जितना मैं आपको सिखा दूंगा ना बस उतना सफिशिएंट है। आप किसी भी बुक को छान लेना, आपको इतनी प्रॉपर्टीज नहीं मिलेगी। प्लीज आराम से और साफ सुथरी लिखा बस। चलो 4 तक तो आपको समझ में आ गया। ओके, फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी का नाम है ब्रेक प्रॉपर्टी। इधर देखिए, पेन डाउन रखिए प्लीज, इधर देखिए। अगर मेरे पास ए ये दे रखा, ठीक है जी, किसी एक रो के अंदर मुझे क्या दे रखा है, दो टर्म्स दे रखी है किसी भी रो के अंदर। अच्छा, वो कॉलम के अंदर भी हो सकती है, बाकी जो अदर रोज है वो सिंगल सिंगल है। तो हम इसमें ब्रेक प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब वो कहता है ब्रेक प्रॉपर्टी कैसे लगी, ध्यान से देखना। मैं यहां पर इसको दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक करता हूं, दो डिटर्मिनेंट मतलब पहला ए जो उसकी पहली टर्म है बी सी, तो दैट इज ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर प्लस, ठीक है प्लस। अब तुम कहोगे सर ठीक है मान लेते हैं आपकी, अब अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा। अब सर इसके नीचे तो है ही नहीं कोई भी, तो क्या करें, यही सेम लिख देंगे हम दोबारा से। तो यहां पर आ जाएगा डी ई एफ पी क्यू, ठीक है, दो डिटर्मिनेंट ब्रेक हो जाएगा। अच्छा जी, अब बच्चों के दिमाग में ये बात आती है कि सर आपने इसको ब्रेक करके लिख दिया, अगर हमें कभी कंबाइन करना पड़ा तो हम लिख सकते हैं, हाँ आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। अगर मुझे ये दो डिटर्मिनेंट दे रखे हो और ये दोनों नीचे के सेम कर रखे दोनों के, तो मैं यहां पर इन दोनों को ऐड करके लिख सकता हूं। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो। अब कईयों के दिमाग में ये भी बात आ रही होगी सर एक ही रो, अगर दो होती तो, अगर तीन होती तो, वो भी देखते हैं एक बार। ठीक है, पहले आप आराम से उतारिए।
डन, लिख लिया सभी ने? ठीक है, चलो सीबीएसई तक आपसे इतना ही पूछेंगे ये प्रॉपर्टी के बारे में, पर मैं आपको एक और एक्सपेंशन दिखा देता हूं। ठीक है, ठीक है। अगर ये तीनों के तीनों में हो, तीनों रोज में हो, तो हम कैसे ब्रेक करेंगे भाई? बिल्कुल सिमिलर जैसे हम पहले कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, दिस इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, प्लस। अब कई बच्चों को ये भी दिमाग में बात आती है कि सर आपने हर बार प्लस ही लिया है, तो बीच में आपने प्लस डाल दिया, अगर सब में माइनस होता तो माइनस डाल देते। पर कईयों के दिमाग में ये भी बात आती है कि सर आधे डिफरेंट हो, आधे डिफरेंट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम बीच में साइन प्लस का ही लेंगे, वहां पर नेगेटिव डाल देंगे। ठीक है, लेट सपोज मैं यहां पर नेगेटिव ले लेता हूं बाई चांस। ठीक है, एफ माइनस यू ले लेता हूं। क्या मैं एफ माइनस यू को ऐसे लिख सकता हूं, एफ प्लस माइनस यू? ध्यान से सुन लेना, सीबीएसई में कोई तंग नहीं करेगा, पर लॉजिक क्लियर होना चाहिए। क्या मैं एफ माइनस यू को ये लिख सकता हूं? बोलो। यस सर। तो बस u Yes, की sir. जगह माइनस यू आ जाएगा, बीच में साइन प्लस का ही रहेगा। ठीक है ना? चलो, तो मैं यहाँ पे प्लस ही लिखता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा पी क्यू आई, अच्छा आर था, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ब्रेक प्रॉपर्टी। चलो, 6th प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं जितनी प्रॉपर्टीज लिखाऊंगा सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है पावर प्रॉपर्टी। पावर प्रॉपर्टी, पावर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अगर मुझे ए एन का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो मैं ए डिटर्मिनेंट निकाल के एन कर सकता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेट सपोज मुझे क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है, उसने कहा कि, जैसे मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, उसने मुझे क्या रखा है 1 2 3 4। ठीक है, फाइंड फाइंड ए 10 का डिटर्मिनेंट, ए 10 का डिटर्मिनेंट। अब तो मेरी जान निकल जाएगी, ए 10 निकालते निकालते, पहले तो मैं ए 10 तक पहुंचूंगा तब उसका डिटर्मिनेंट निकाल पाऊंगा। पर ये प्रॉपर्टी कहती है तुम एक काम करो, ए 10 मत निकालो, तुम पहले डिटर्मिनेंट निकालो फिर उसकी पावर एन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने क्या किया, पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल देता हूं, फिर उसकी पावर 10 कर देंगे, देखो कैसे। तो मैंने क्या किया, पहले ए डिटर्मिनेंट, 1024. यस करेक्ट, दैट विल बी 4 minus 6 which is equal to -2। तो मुझे a 10 का डिटरमिनेंट निकालना है, तो मैंने बाय प्रॉपर्टी इसको मैं लिख सकता हूं a डिटरमिनेंट की पावर 10। तुम कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, तो इसका मतलब क्या है, -2 की पावर 10 which is equal to 102। यानी मुझे पहले a, अगर मैं a 10 निकालने की कोशिश करता है, या a 10 को भी छोड़ो, a क्यूब निकालने की कोशिश करता है, मैं बहुत छोटी सी पावर ले लेता हूं। मैंने अगर मुझे a क्यूब निकालना होता तो मैं पहले a इंटू में a करता, तो पहले मेरा a स्क्वायर निकल कर आता, फिर मेरा a क्यूब निकल कर आता, तो मैं ऐसे तो मल्टीप्लाई करता, फिर उसका डिटरमिनेंट निकालता। तो दैट इज वेरी वेरी लेंथी प्रोसेस। तो हमने सीधा प्रॉपर्टी को यूज किया, डिटरमिनेंट निकाल के n निकाला, दैट इज पावर प्रॉपर्टी। ठीक है, उदाहरण 7th प्रॉपर्टी ट्रांसपोज प्रॉपर्टी।
ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब अब तुम्हें पता है। ट्रांसपोज प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास कि दैट विल बी ए डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। ए डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट शुड बी, ये हमारे पास ट्रांसपोज प्रॉपर्टी, ठीक है। एथ प्रॉपर्टी, चलो आप पहले दोनों लिखो आराम से। एग्जाम्पल भी लिखते जाना, आप करके देखिएगा, साथ ही साथ एग्जाम्पल भी लिखते जाना। अच्छा, इनको थोड़ा सा डिफरेंट पेन से लिख लेना, एग्जाम्पल को डिफरेंट से, कि वो चमकती रहे, ठीक है। चलो ट्राई करो फटाफट। ठीक है, ए मुझे ये दे रखा है मैं ए डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूं फटाफट। तो ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 - 6 इक्वल टू में -2। सर ये तो ठीक आ रहा है, ओके। ए ट्रांसपोज करते हैं इसका, ये पहला पार्ट हो गया हमारे पास। दूसरा ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज आ जाएगा हमारे पास, ये वाली जो रो है वो ऐसे उतर जाएगी 1 2 3 4, ठीक है जी। अच्छा जी, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालते हैं, which is equal to में अगेन 4 - 6 अगेन से माइनस, तो दैट विल बी ए डिटरमिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होगा, ठीक है। ये आगे चल के यूज होगी प्रॉपर्टी सारी। एथ प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनिए, बहुत इजी है पर याद रखने वाली प्रॉपर्टी है। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, कहती है अगर मुझे एबी का डिटरमिनेंट निकालना, एबी का डिटरमिनेंट निकालना तो वो किसकी इक्वल होती है, ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट, सीधा सीधा, ठीक है ना। यानी वो ये कहता है कि अगर मुझे दो मैट्रिक्स दे रखी हो, अब उनको मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकाल लो या फिर डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करो, बात सेम ही आएगी। तो हमारे लिए तो ये ज्यादा इजी है, पहले हम मल्टीप्लाई करें फिर डिटरमिनेंट निकालें, दो बार डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज इजी। तो अगर मैं इसको 2 या 3 में बांट, देखो कैसे, तो ए बी सी डी, कौन बताएगा इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, बहुत इजी, दैट इज ए डिटरमिनेंट बी डिटरमिनेंट सी और डी, दैट इज प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, ठीक है ना। प्रोडक्ट में डिटरमिनेंट दे रखा हो तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, अगर आपको सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखनी है तो एग्जैक्टली सेम ही है ये, ठीक है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी भी इसी से बनी है, देखो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। अच्छा, ए एन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए डॉट ए करके डिटरमिनेंट एन टाइम्स, बोलिए। यस सर। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ए डिटरमिनेंट एंड सो ऑन अप टू ए डिटरमिनेंट। देखो अगर दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो ब्रेक करके लिख सकता हूं, तो ये तो बहुत सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं सबको ब्रेक करके लिख लिया एन टाइम्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा एन टाइम्स, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए डिटरमिनेंट की पावर, तो यहां आ जाएगा ए की एन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए डिटरमिनेंट
ठीक है, तो आपको प्रूफ भी मैंने करवा दिया, अब आपको याद है। तो दैट इज प्रूफ ऑफ 6th प्रॉपर्टी, हमने 8th को यूज करके सॉल्व कर लिया। चलो ऊपर वाला रब कर रहा हूं सारा। ये वाला रब कर दूं? चलिए 9th प्रॉपर्टी, ऑर्डर प्रॉपर्टी। अच्छा मैं एक और बात बता दूं, ये एक्चुअल में कोई नाम नहीं है, ये सिर्फ मैंने रखे हुए याद करने के लिए, ठीक है ना, कि आपको मैं याद करा सकूं कि मैं अगर कहीं पे बोलूं कि प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगा दो, ऑर्डर प्रॉपर्टी लगा दो, तो आप याद रखने के लिए नाम याद रखें। एक्चुअल में इसका कोई नाम नहीं है कि प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है या ट्रांसपोज प्रॉपर्टी है, तो उसमें यूज हो रहा है तो हमने उसका नाम रख दिया, ठीक है, ये भी याद रखना। तो जो भी है 9th प्रॉपर्टी याद रखिए ऑर्डर प्रॉपर्टी के नाम से, ऑर्डर। अब व्हाई इट इज कॉल्ड ऑर्डर प्रॉपर्टी, प्लीज पेन डाउन रखना, इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन होगा, ठीक है। इधर देखिए, ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं के ए का ट्रांसपोज मांग लेता हूं आपसे, ठीक है, पहले मैंने क्या किया, ए मेरे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, मैंने उसको के से मल्टीप्लाई किया और उसका डिटरमिनेंट मांग लिया, तो ये प्रॉपर्टी होती है हमारे पास के की पावर एन ए डिटर। अभी हम इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। यानी अब यहां पर ये सर एन क्या है, एन यहां पर ऑर्डर है, एन यहां पर क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इसका भी मैं प्रूफ दूंगा, थोड़ा लेंथी है, यानी क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपको करवाऊंगा, तो अब आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आएगी। फिर एक एक नंबर में कैसे प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो हम क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी पे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको बोलते हैं ऑर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट विल बी 10th इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, दैट इज, ये भी बहुत इजी है एक्चुअल में, ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो इसी से मिलती है, या फिर वो 6th वाले से। देखो कैसे, a माइनस वन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसकी जो पावर थी वो मैं बाहर लेकर आ गया 6th प्रॉपर्टी के हिसाब से, यस और नो? Yes, sir. अच्छा अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट एक्चुअल में एक नंबर है, फंक्शन नहीं है, नंबर है, तो नंबर को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है जी। जैसे एक एग्जांपल देके बताते हैं आपको, इफ ए इज इक्वल टू में 1 2 3 4, ठीक है, हर बार मैं ये लिया जा रहा हूं 1 2 3 4, फाइंड ए इनवर्स का डिटरमिनेंट। अब वहां पर ये एक्चुअल में 2017 2017, यस आई नो, 2017 और 15 में क्वेश्चन आया था ये एक नंबर का, और पेपर बहुत ही लेंथ, 2017-15 का तो पेपर ही बहुत डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था। 17 में भी पूछा, 15 में भी पूछा, एक्चुअल में पेपर बहुत लेंथी था। अब बच्चे कह रहे सर वहां पर हम पहले ए इनवर्स निकालें, एक नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, अब ए इनवर्स भी निकालें और हम उसका फिर डिटरमिनेंट निकालें, तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। मैंने कहा डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा लॉजिक लगाते हैं, प्रॉपर्टी ये थी हमारे पास, तो मैंने ए डिटरमिनेंट निकाल दिया पहले, विच इज इक्वल टू में 4 माइनस 6 विच इज इक्वल टू में -2। तो मुझसे पूछा हुआ है ए इनवर्स का डिटरमिनेंट, विच इज इक्वल टू में ए डिटरमिनेंट का इनवर्स, विच इज 1 बाय, विच इज इक्वल टू में -1 बाय, ये आंसर सीधा। अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है, नहीं तो आप क्या सोचते हैं कि पहले हम इसका इनवर्स निकालें फिर हम उसका डिटरमिनेंट निकालें, तो इनवर्स निकालने की जरूरत ही नहीं, सीधा ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो दैट इज बेस्ड ऑन 6th प्रॉपर्टी जो हमने एन वाली करी, पावर प्रॉपर्टी। तो पावर यहां पर कितनी है -1, उसको मैं बाहर ले गया। अच्छा ए तो मेरे पास नंबर है, अब कईयों के दिमाग में ये भी चलता है कि सर कभी आप 1 अपॉन में कर देते हो, कभी आप उसका इनवर्स निकालते हो। मैंने बताया था अगर यहाँ पर कोई नंबर हो, अलजेब्रा हो, तो हम उसको लिख सकते हैं, अगर फंक्शन होगा फिर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ए डिटरमिनेंट इज अ नंबर, इसलिए मैंने 1 अपॉन में लिखा है, ठीक है। बताओ
डन, लिख लिया सभी ने? चल आगे देखते हैं। इलेवेंथ प्रॉपर्टी लिखिए, ट्रांसफॉर्मेशंस प्रॉपर्टी। इलेवेंथ प्रॉपर्टी, कोई मुझे बताएगा ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी या ट्रांसफॉर्मेशन, कितनी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन है? एनीवन? मैं आपको याद दिला देता हूं, इंटरचेंज प्रॉपर्टी थी एक, इंटरचेंज ट्रांसफॉर्मेशन, एडिशन था, मल्टीप्लिकेशन था, तीन थी हमारे पास। अब उसी के ऊपर हम प्रॉपर्टीज देखते हैं, डिटरमिनेंट। ठीक है, रब कर रहा हूं ये भी सारा। इधर देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट है इंटरचेंज। अगर हम किसी भी दो रो या फिर दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाता है प्रीवियस का, यानी जितनी बार मैं इंटरचेंज लगाऊंगा उतनी बार नेगेटिव लगता जाएगा। यानी एक बार लगाया नेगेटिव, दो बार लगाया तो दो नेगेटिव यानी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे लिखें। इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, ठीक है, अगर मैंने इंटरचेंज कर दिया then determinant becomes negative of previous determinant। ठीक है, प्रीवियस डिटरमिनेंट, जैसे एक एग्जांपल देके देख, ठीक है, 3 4 1 2 मैंने ये ले लिया। ठीक है, और ध्यान से देखना प्लीज सभी के सभी। मैंने क्या किया, पहले तो मैं इसका डिटरमिनेंट लिखा, इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा हमारे पास, ए डिटरमिनेंट आ गया हमारे पास, दैट इज 6 - 4 = 2, ये हमारा डिटरमिनेंट आ गया। अब मैंने इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी, इंटरचेंज वाली में ट्रांसफॉर्मेशन लगा, इफ करके लिख रहा हूं, इफ R1 इंटरचेंज R2, मैंने इंटरचेंज कर दिया, तो मेरा जो नया मैट्रिक्स बनेगा, ये जो रो है ये ऊपर चली जाएगी, 1 2 3 4, ये आ जाएगा हमारे पास। तुम लोगों से बिल्कुल, अब मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल, तो सर -2 -2 बहुत बढ़िया, 4 - 6 which is equal to -2, तो जो हमारे पास पहले आंसर था उसका नेगेटिव आ गया। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रो को, किसी भी कॉलम को करके देखो, कॉलम को करके देखते हैं। ठीक है, आप अपने माइंड में करते हैं, 4 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 1 इधर आ जाएगा, तो कितना आएगा, 4 इंटू में 1 -6, तब भी -2 ही आ रहा है। ठीक है, लिखकर देख लो, अगर नहीं समझ पाया तो मैं कॉलम में भी करके दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, ए पार्ट में ये कर देता हूँ, बी में ऐसे कर देता हूँ। इफ मैंने C1 और C2 को चेंज कर दिया तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 4 2 3 1। ठीक है, अब करके देख लेते हैं, तो ए डिटरमिनेंट दैट विल बी 4 - 6 which is equal to -2। ठीक है, अगर मैं दोबारा लगा देता हूं, अब बाय चांस मैं इसमें रो में लगा देता हूं, तो मैं जितनी बार इंटरचेंज प्रॉपर्टी लगाता जाऊंगा उतनी बार नेगेटिव आता जाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि अगर एक बार लगाता हूं तो नेगेटिव आएगा, दो बार लगाता हूं तो पॉजिटिव आएगा, तीन बार लगाता हूं तो नेगेटिव आएगा, चार बार लगाता हूं तो पॉजिटिव आएगा, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बात करूं,
कॉम्पिटिटिव जितने भी साइंस वाले हैं वो सुने कि अगर मैं ऑड नंबर ऑफ टाइम्स इंटरचेंज प्रॉपर्टी लगाता हूं, ऑड तो नेगेटिव आएगा, इवन लगाता हूं तो पॉजिटिव आएगा, 1 ऑड, 3 ऑड, 5 ऑड तो नेगेटिव आएगा, 2 4 6 अगर लगाऊंगा तो पॉजिटिव आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंटरचेंज प्रॉपर्टी, ये बहुत यूज होती है, ठीक है। फटाफट लिखिए, फिर हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा साफ बोलो, आवाज क्लियर नहीं है बेटा, हेडफोन है तो उतार के बात करो। सर ये 3/, जितने भी मैं लिख रहा हूं ये सभी के लिए ट्रू है, 2/2 3/3 एंड सो ऑन, किसी के लिए भी ट्रू है, ठीक है। छोटा एग्जांपल हम 2/2 का इसलिए ले रहे हैं कि जल्दी सॉल्व हो जाता है, 3/3 के लिए लूंगा तो बहुत लंबा करना पड़ेगा मुझे। ये सभी के लिए ट्रू है, 2/2 3/3 सभी के लिए प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। ओके सर। अंकुश, प्रणय, तुषार, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. चलो, तो अभी हमने इंटरचेंज प्रॉपर्टी तो देखी, समझ में आ गई सर, परफेक्ट। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन देखते हैं सर। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में तो सर आपने कुछ हमें समझाया था कि ये वाला रूल नहीं लगाना है। अब वो वाला रूल मैंने वहां पर क्यों कैंसिल करवाया था मैं आपको बताता हूँ, और हो सकता है तो मैं आपके साथ यही वाला क्वेश्चन भी एक बार ट्राई करता हूँ कि आपको समझ में आता है। चलो, सेकंड लिख लेना, बी पार्ट, किसी में ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट, ठीक है जी। एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी। चलिए, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें क्या बोलते हैं? अगर हम डिटर्मिनेंट के अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी लगाते हैं तो डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंज नहीं आता, देयर इज नो चेंज इन द डिटर्मिनेंट। तो इफ एनी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन takes place, then no change in the determinant. ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसा रहेगा? सेम रहेगा। मतलब प्लीज इधर देखना सभी के सब, एग्जांपल देके बता रहा हूं। एक डिटर्मिनेंट फिर से -2 आ रहा है, -2 आ रहा है, ठीक है। अब मैंने कोई भी किसी भी रो या कॉलम के अंदर मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन लगा सकता हूं, जो आप बोलोगे मैं वो कर सकता हूं। लेट्स सपोज मैंने रो 1 के अंदर ही लगाया, मैंने फर्स्ट पार्ट किया, रो 1 के अंदर लगाया, रो 1 थ्राइस ऑफ रो 2, ठीक है जी, लगा सकते हैं हम। तो मैंने यहां पर लगाया, तो मेरे पास, मुझे बताओ मेरा क्या बनेगा? रो 2 के अंदर तो कुछ नहीं हो रहा, तो 3 4 तो हम ऐसे लिख देते हैं, 3 4 मैंने ऐसे लिख दिया। रो 1 में बताओ, कौन बताएगा ऊपर क्या आएगा? 10. 10, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, सभी को समझ में आ रहा है। 1 रखा रो 1 में, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ऐड कर रहे हैं, तो ये 10 आ गया। ऊपर बोलो 14. 14, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं।
तो a डिटरमिनेंट कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी 40 माइनस 42 which is again माइनस। ठीक है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, डिटरमिनेंट को वो सेम रहता है। ठीक है सर, फिर आप क्या हमें बताने की कोशिश कर रहे हो, इधर देखिए। अगर मैं ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूँ R1 प्लस माइनस 10 ऑफ R2, तो बताइए डिटरमिनेंट में कितना चेंज आएगा? सर नो चेंज। नो चेंज। नो चेंज। लो जी, लिख देते आप इसके साथ, आपने बोला तो लिख देते हैं। ठीक है सर, मान लेते हैं। सेकंड, आपको चेंज आएगा? ये भी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मेशन है। सर चेंज आएगा क्योंकि R1 के साथ 1 होना चाहिए। 1 होना चाहिए यहाँ पे सर, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, आपने तो उसको 4 कर दिया। अच्छा जी, अब इधर देखो मैं क्या लिख रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, आर आई लिखते हैं, यानी जिसमें हो रहा है दैट इज आर आई प्लस माइनस लैम्डा आर जे। मैं बस आपको नोटेशन सिखा रहा हूं, मैं आपको इसमें भी दिखा सकता था, मुझे पता है आपको इसमें समझ में आ गया, नोटेशन में भी समझ में आना चाहिए। नोटेशन ही तो सबसे बेटर है, क्योंकि जब आईआईटी में बैठोगे वो जान के वर्ड नहीं देगा आपको, ए बी सी के बना के देगा। अच्छा जी, आर आई लगाया, आर आई के कोफिशिएंट को कितना रखना है, 1 रखना है, बाकी कोई भी रो हो सकती है, लैम्डा यानी जे यूज कर लिया, यानी 1 1 आई आई मैच हो गया। यहाँ पर 2 कोई भी और रो हो सकती है, उसके आगे मैंने लैम्डा लगा दिया। अच्छा जी, क्या मैं कॉलम में भी लिख सकता था, सी आई प्लस माइनस लैम्डा सी जे, यानी ये दोनों ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ये दिखा रही है कि अगर जिस रो के अंदर मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं और उसका जो आगे चल के जो कोफिशिएंट है वो अगर 1 है, तो डिटरमिनेंट में कभी चेंज नहीं आता है, तो दैट इज नो चेंज। नो चेंज इन डिटरमिनेंट। ठीक है सर, मान लेते हैं। तो सर ये जब आप लिख रहे हो तो फिर कितना चेंज आएगा, जितना मैंने यहाँ पर रो 1 को मल्टीप्लाई किया है, जितना मल्टीप्लाई किया है डिटरमिनेंट उतने टाइम्स हो जाएगा। यहां पर मैं लिखूंगा डिटरमिनेंट मिनेंट चेंज 4 टाइम्स, डिटरमिनेंट चेंज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो अभी मैं लिख रहा हूं, ऊपर वाला रब कर रहा हूं। ठीक है, ये वाला लिख लिया बेटा सभी ने? नो सर। बोलना चाहिए ना, ये भी नहीं लिखा था? सर ये तो लिख लिया। चलो लिख लो आप आराम से, पहले लिख लो, दिमाग में बिठा लो सारी चीजें।
लिख लिया बेटा? ऊपर से रब कर रहा हूं। अच्छा, इनको तो बॉक्स में कर लेना, ठीक है? ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, डिटर्मिनेंट कितना चेंज होगा? लैम्डा टाइम्स सर म्यू म्यू टाइम्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रवीण। दैट इज डिटर्मिनेंट चेंजेस म्यू टाइम्स। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, फिर मुझे करके बताइए, ठीक है? ये क्वेश्चन आया था आपके जेई में, अभी जो अभी गए ये फेब और मार्च वाला, ठीक है? 12 देखते देखते। अच्छा जी, कैसे करेंगे? कोई मुझे बताना चाहे कि सर ऐसे होगा? पहले सर डिटरमिनेंट निकाल डिटर्मिनेंट लेंगे निकाल के और अच्छा, 4 मेरा से मन इंटू कर देंगे, पहले, फिर 3 से। अच्छा अरे एक मिनट, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पहले ट्रांसफॉर्मेशंस कर लूं, एक नया मैट्रिक्स बना लूं, उसके बाद मैं डिटर्मिनेंट निकालूं। अगर मैं ऐसे करने बैठ जाऊंगा ना, फिर तो हो गया क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन में मैं पूरी रात निकालूं। पहले हमें कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं करना, पहले डिटर्मिनेंट निकाल दो। कितनी बार चेंज हो रहा है? एक बार 4 बार, एक बार 3 बार, मल्टीप्लाई कर दो, देखो कैसे। ये डिटर्मिनेंट निकाल दिया पहले मैंने, विच इज इक्वल टू में डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है? साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू में 1, ठीक है जी। अब मैंने 2 बार ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है, एक बार 4 बार चेंज हो रहा है, एक बार 3 बार चेंज हो रहा है, तो सीधा लिख देते हैं। तो ए डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? 1 into में 4 into में 3 which is equal to में 1। सीधा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? अब जिनको ये प्रॉपर्टीज याद रहेंगी वो डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस सब लगा दे। अभी है कुछ और भी है, ठीक है ना? मैंने बोला है कि आपको मैं पूरी लिखवाऊंगा, तो अभी तो हम मेरे ख्याल से 11th प्रॉपर्टी पे है, तो अभी हम कुछ 1-2 प्रॉपर्टी और देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? पहले आप पूरी 11 की 11 अच्छी तरह देख लो, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड। कोई भी प्रॉपर्टी में डाउट लग रहा है पूछ लो पहले, ठीक है ना? कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी में डाउट लग रहा है, दोबारा से लग रहा है कि अच्छा। सेकेंडली, आप इसको कम से कम 2 बार आज जिस सीक्वेंस में मैंने आपको लिखवाई है ना, उसी सीक्वेंस में लिखने की कोशिश करना, उसी सीक्वेंस में 1 2 3 4। कोई बात नहीं, आगे पीछे 1-2 हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये सोचना कि मुझे सीक्वेंस में लिखनी है सारी प्रॉपर्टीज। अगर आप 11 प्रॉपर्टीज एक बार 2 बार 3 बार लिखने में कामयाब हो जाते हो, इसका मतलब आपकी प्रॉपर्टीज पूरी परफेक्ट हो चुकी है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आपको लगाने में बहुत हेल्प होगी, नहीं तो आप भूल जाओगे यार कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी सर ने, मुझे याद ही नहीं आ रही। तो अभी बैठकर 11 की 11 लिखकर देख लो, किसी भी प्रॉपर्टी में डाउट आ रहा है पूछ लेना।